अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नुसरत ख़ान वेकअप पाकिस्तान के एक और एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज का हमारा प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम के साथ कुछ कंटिन्यूशन में है। हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी हेल्थ इमरजेंसीज़ की इन फ्लड एरियाज़ में। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, अगर मैं उसको करेक्टली डिफ़ाइन करूं तो हम उसे सेकेंडरी डिज़ास्टर या सेकेंड डिज़ास्टर्स की को भी कह सकते हैं। एक वो डिज़ास्टर जिससे हम आजकल जूझ रहे हैं, पूरा पाकिस्तान उससे जूझ रहा है, और वो लोग जो इस वक्त फ्लड में के साथ बुरी तरह मुतासर हैं, और उनके बारे में हम इस तरह बात करते हैं कि जब ये फ्लड और फ्लड के दौरान और फ्लड के बाद ये लोग किसी और पनाहगाह की तरफ चले जाएंगे, किसी और रोज़गार को ढूंढेंगे, कुछ अपने लिए नए रोज़गार, नए शेल्टर्स, नए रिलायंस की बात करेंगे। और उन सारे चीज़ों को ढूंढने का जो प्रोसेस होगा, जिसको हम नकल मकानी भी कहते हैं, कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि उनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है इस वक्त। जब आप डिस्प्लेस्ड होते हैं और नकल मकानी का जब अमल शुरू होता है, तो उसके साथ बेतहाशा इफ़ एंड बट्स एंड प्रॉब्लम्स एंड थ्रेट्स जुड़े होते हैं। वो थ्रेट्स कैसे होते हैं? वो थ्रेट इमोशनल भी हो सकते हैं, कल्चरल भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, हेल्थ के भी हो सकते हैं, और मेंटल हेल्थ के भी हो सकते हैं। ये जो नकल मकानी का जो अमल है फ्लडेड एरिया से, ये लोग किसी और जगह जाएंगे। जब ये किसी और जगह जाएंगे, किसी नए कल्चर में जाएंगे, किसी नए माहौल में जाएंगे, तो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट होगा, जो इमोशनल कल्चरल ट्रॉमास शुरू होंगे, फाइनेंशियल ट्रॉमास तो ऑलरेडी हम देखते जा रहे हैं। तो इन सारे सेकेंडरी डिज़ास्टर की बात करने के लिए हमने अपने साथ कुछ एक्सपर्ट्स को मदऊ किया है स्टूडियो में। अगेन आज की बात हम कोशिश करेंगे, शायद काफ़ी ना हो, लेकिन स्टार्ट ज़रूर होगा वो लोग जो प्लान करना चाहते हैं और वो जो इस सारी सिचुएशन को देख रहे हैं। मेरे साथ सना कादी साहिबा मौजूद हैं। इनका काम मेरे ख्याल है ज़्यादातर, अगर मैं समझती हूँ, तो मेंटल स्ट्रेसेस को के साथ ये कुछ मेंटरिंग का काम करती हैं। इनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एडवॉश भी कहते हैं, और उसकी ये सीईओ हैं। उससे ज़्यादा ये क्या करती हैं तो ये अपने बारे में ख़ुद बताएंगी। हमारे साथ दूसरी तरफ मौजूद हैं नुमान मजीद साहब, और ये एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, और कुछ फ्लड के साथ रिलीफ में भी काम करते हैं। हमारे साथ जतोई साहब मौजूद हैं, तलहा जतोई साहब हैं। थैंक यू। और मेरा ख्याल है जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनके लिए ये चेहरा कुछ नया चेहरा नहीं है। इनका ताल्लुक़ सोशल मीडिया से है, ये टीवी के एंकर भी हैं, और मेरा ख्याल है कि कहीं फ्लड की कवरेज के साथ फ्लड विक्टिम के रिलीफ में भी ये काम करते हैं। फ़िलहाल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं, और आने वाले हमारे साथ जो हमें और जुड़ेंगे आके, उसमें सरोज लोधी साहब हैं जो वाइस चांसलर हैं एनईडी यूनिवर्सिटी के। एक साइकाट्रिस्ट हैं हमारे साथ इकबाल आफरीदी साहब, और इनका एक कोई 30 साल तजुर्बा है ह्यूमन साइकी एंड साइकोलॉजी पर काम करने का। तो हम इन फ्लड विक्टिम्स की साइकोलॉजी को ज़्यादातर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपना पहला सवाल, या मैं अपनी पहली जो हमारी गेस्ट हैं सना के साथ बात करना चाहती हूँ। सना, थोड़ा सा अपना अगर हो सके तो तारुफ हमें ज़रूर कराइएगा, और फिर दूसरे ये बताइएगा कि जिस सेकेंडरी डिज़ास्टर को मैं बात करना, या हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो बात करना चाहते हैं, आप उसको किस तरह देखती हैं, और किस तरह इस बात को आप अपने पर्सपेक्टिव में थोड़ी सी रोशनी डालिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं अबाउट एडवॉच, कि व्हाट एडवॉच इज़ एन एडटैक जो कि बेसिकली स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करता है इंडिविजुअल्स की, और वी हैव बीन वर्किंग विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। एडवॉच स्टार्ट ही कोविड के टाइम पे हुआ था, जब वी स्टार्टेड वर्किंग विद इंडिविजुअल्स, जो हमारे इंडिविजुअल्स अफेक्ट हुए थे, उनको हमने मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। सो वी कैरीड आउट सर्वेज, हमने साइकोलॉजिस्ट्स को इन्वॉल्व किया। अपार्ट फ्रॉम द ट्रेनिंग्स दैट वी गिव, अगर अभी की हम सिचुएशन में देखें तो बेसिकली अभी हमारे पास जैसे कि आपने कहा ना कि ये सेकेंडरी क्राइसिस आने वाला है,
जो हमने कोविड में रियलाइज़ किया था कि कोविड में अदर देन जो एक जॉब के और बहुत से इकोनॉमिक सिचुएशंस की वजह से आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे सोशल, उसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत अफेक्ट आए थे। जो हमारे सर्विस जो हमने उस टाइम पे आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारी यूथ जो थी वो डिसअपॉइंटेड थी, उनको फ्यूचर में अपना कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था, तो उसकी वजह से उनका जो एक होता है ना रुझान, वो दूसरी चीज़ों पे हो गया था। सुसाइडल थॉट्स बहुत प्रिवेल करने लगे थे लोगों में। आज की सिचुएशन में हम देखें तो आज हमारे पास 1/3 ऑफ द कंट्री इज़ अंडर फ्लड। सारे आपके सूबे अफेक्ट हुए हैं। और उसके साथ साथ ये है कि दो तरह के विक्टिम्स हैं। एक तो डायरेक्ट विक्टिम्स हैं जो कि ऑब्वियसली अफेक्ट हुए, फ्लड की वजह से डिस्प्लेस हो गए हैं। उनको फर्स्ट जो कहना चाहिए ना कि फर्स्ट एड के उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना। लेकिन सेकंड जो कहना चाहिए इनडायरेक्टली अफेक्टेड हैं वो बाकी अवाम भी है, क्योंकि फ्लड क्राइसिस एक तो वैसे ही हम इकोनॉमिक क्राइसिस में पाकिस्तान अफेक्ट हुआ है। जो भी रीजंस हैं, पॉलिटिकल है और जियो पॉलिटिकल है, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है। लेकिन साथ साथ आपके फ्लड की वजह से आपको पता है कि वीट का क्राइसिस था, आपका राइस की फील्ड्स अफेक्ट हुई हैं, आपका जो एक फूड चेन थी, सप्लाई चेन, वो अफेक्ट हुई है। और फिर जो ये डिस्प्लेस लोग जैसे 50,000 अभी कराची आए हैं, और उसकी वजह से जो यहाँ पे एक और क्राइसिस अफेक्ट। मैं इसकी बात सुना अभी आपसे करते हैं कि जो अर्बन माइग्रेशन है, अभी थोड़ी देर में हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। मैं मजीद साहब से पूछना चाहती हूँ, मजीद साहब ये सारी जो चीज़ें हैं जो सना ने कही और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये बात सारी कही, तो मुझे थोड़ा सा कहीं ये बताएंगे कि इसके जो इकनॉमिकल क्राइसिस हैं वो सोशल मतलब किस तरह सोशली इम्पैक्ट करेंगे, और मेरे ख्याल है काफ़ी ज़्यादा वायलेंस भी शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा अगर आप, क्योंकि आप फील्ड में भी काम करते हैं, आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं, तो थोड़ा अगर इस बारे में कुछ हमें इलाबरेट कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिसिप्लिन है। अगर दुनिया भर में आप देखें, इसके उमूमी तौर पर 3 हिस्से होते हैं: रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन। और उसका जो पहला स्टेप होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, वो होता है नीड असेसमेंट। यानी कि जब आप किसी इलाके में जाते हैं जो डिज़ास्टर अफेक्टेड एरिया होता है, आप उसका एक नीड असेसमेंट करते हैं कि इन इलाकों में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे उमूमी तौर पर कहते हैं हम रोटी, कपड़ा, मकान, दवाएँ, हेल्थ। जिससे अगर आप जाते हैं यहाँ के ऊपर, जब तक आप इन तमाम शोबाए ज़िंदगी पर काम नहीं करेंगे और आपके पास इस बात की असेसमेंट मौजूद नहीं होगी कि किस किस इलाके में ज़रूरत है, तब तक आप इनमें से जो है ये जो सोशल क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं, ये आते रहेंगे। फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है कबल इसके कि भाई सोशल क्राइसिस क्यों क्रिएट हो रहा है? हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस वक्त आ रहा है, तमाम NGOs को देखें कि कोई कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ बात हुई, डेट स्वैप की बात हुई और क्लाइमेट डैमेजेस की बात हुई और इंटरनेशनल एड की बात हुई। बात यह है कि क्या हमने इस वक्त तक दुनिया को ये बताया है कि हमारी किस किस डोमेन के अंदर क्या क्या नीड्स मौजूद हैं? मिसाल के तौर पर अगर दवाओं की शॉर्टेज मौजूद है तो हमें किन किन दवाओं की शॉर्टेज मौजूद है। अच्छा, अगर हमारे पास फूड की शॉर्टेज है या फूड की शॉर्टेज हो सकती है तो किस किस डोमेन में फूड की शॉर्टेज है। अच्छा, अगर हमारे पास एरियाज अफेक्टेड हैं। सॉरी, मैं आपकी बात करती हूँ, ये तो आप बात वो करें जो प्लानिंग की, लेकिन अब तो चीज़ें हो गई जी, ठीक है, अब तो हम देख रहे हैं ये होना चाहिए था। देखिए, अभी ये वो चीज़ें जो अब होनी चाहिए, रिस्पांस है ना। अब जो हम डिज़ास्टर रिस्पांस जब होगा तो अब हमने ये देखना है कि मिसाल के तौर पर एक एरिया अफेक्टेड है, उस एरिया में जो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, हमें किसी इलाके में अगर राशन, मैं पूछना ये चाहती हूँ, मैं बहुत जनरलाइज से बेहतर मैं ये समझती हूँ कि कुछ, क्योंकि आप एक दो आपके पास जो मेरे पास वो है कि एक तो आप फाइनेंशियल डायनामिक्स की बात करते हैं और दूसरा ये कि आप क्योंकि रिहेबिलिटेशन के साथ भी हैं, तो हम एक आइडियल सिचुएशन को तो यू मे डेलिब्रेट ऑन दैट कि ये होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये होना चाहिए था। वी डोंट वांट टू इंडल्ज इन दैट स्टोरीज, बहुत होता है। सिर्फ हम इस वक्त इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये जानना चाहते हैं कि सिनेरियो क्या है, एक्शन क्या ज़रूरत है। हमने जो लास्ट प्रोग्राम भी किया था उसमें हमने कहा कि अच्छा ओके, बीमारियाँ फैल रही हैं, पर्टिकुलरली कौन सी बीमारियां फैल रही हैं, ताकि जो लोग रिलीफ का काम कर रहे हैं वो उनके साथ उनके साथ जुड़ सके, उन्हें थोड़ा सा आगही का एक पहलू और देखा जा सके। सिमिलरली आपसे हम ये चाहते हैं कि जो सिचुएशन क्रिएटेड है, जो अर्बन माइग्रेशन या नकल मकानी का अमल शुरू हो गया है, तो आप ये बताएं कि उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है।
और अगर आप कहीं इस प्रोसेस का हिस्सा हैं तो क्या आपकी ऑब्जर्वेशन इसमें है इस वक्त? देखिए, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि हम अर्बन माइग्रेशन की बात करते हैं। हाँ। अर्बन माइग्रेशन क्यों हो रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, वो तो हमें पता है कि अब क्यों इसका हो क्यों रहा हो है। रहा है, अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि आपकी जो कराची मिसाल के तौर पर आप लें, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल आपके सामने है। अगर आप हाउसिंग की बात कर लें, हाउसिंग की पाकिस्तान में ऑलरेडी शॉर्टेजेस हैं, ये लोग कहाँ जाके रहेंगे। अच्छा, इसके अंदर ऑटोमेटिकली अगर ये वो लोग हैं जो गाँव से आ रहे हैं, इनके पास नौकरियाँ भी नहीं हैं, तो ऑटोमेटिकली नौकरियाँ नहीं है तो क्या करेंगे, क्या लोग भीख मांगेंगे या ये लूटमार करेंगे, या क्या हमने इनके लिए कोई जॉब की क्रिएशन का मैकेनिज्म बनाया हुआ है। या तो ये सिलसिला मौजूद हो कि जितने लोग भी गांव से अगर यहाँ पे मौजूद आ रहे हैं, हमारे पास कोई स्किल असेसमेंट का प्लान हो कि उनको फैक्ट्रियों में या प्लेस किया जा सके। लेकिन बात ये है कि कराची में, अगर हम कराची की ही बात करें जहाँ हम बैठे हुए हैं, या दीगर शहरों में देखें, वहाँ हमारे पास ऐसा कोई प्लानिंग या कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि जो लोग यहाँ पे अर्बन जो गांव के देहातों से यहाँ पर आ रहे हैं, उनको किस तरीके से हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। देखिए, होता ये है कि सेटलमेंट का बुनियादी जो तरीक़ेकार होते हैं ना, सेटलमेंट जब करते हैं, रूरल टू अर्बन होती है, तो उसको अपने इकोनॉमिकली एब्जॉर्ब करना होता है ना। अगर किसी बंदे के पास माश ही नहीं है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, तो कैसे अपने घर का खर्चा चलाएगा। चलिए मैं आपसे थोड़ा सा बात करती हूँ, ठीक है। अच्छा, जहाँ आपने देखा कि सना ने एक सिनेरियो क्रिएट किया, यानी कहते हैं ये होना चाहिए, बट हम इस प्रोग्राम से प्योरली जो हम ये चाहते हैं वो ये कि कुछ वे फॉरवर्ड होना चाहिए। अच्छा, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? आप क्योंकि मीडिया के साथ कनेक्टेड हैं, कुछ आप रिहेबिलिटेशन का भी काम करें, तो आप ये बताइए कि जी आप इसकी फोरसाइटनेस क्या है, कि इस वक्त सिचुएशन क्या है और आने वाले वक्तों में क्या सिचुएशन होगी। करंट सिचुएशन ये है कि इस वक्त 3 करोड़ के करीब लोग सिंध में बेसर व सामानी के आलम में बैठे हुए हैं और वो शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। जब वो शहर की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीज होते हैं वो कोशिश करते हैं कि यार ये मेरे डिस्ट्रिक्ट में दाखिल ना हो, क्योंकि अगर दाखिल हो गया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेरा काम बढ़ जाएगा, काम नहीं बढ़ाना, तो फोर्स करो इन्हें कि ये अपने एरिया में ही रहें, मेरे एरिया में ना आए, क्योंकि मैं इतना काम करने के मूड में नहीं हूं। जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो पिछले 6-7 साल से ना प्रमोशन ले रहे थे ना ट्रांसफर ले रहे थे, ओएसडी बन गए, क्योंकि उन्होंने लाठी चार्ज करवाया सैलाब मुतासरीन के ऊपर कि मेरे एरिया में दाखिल ना हो। तो इमेजिन करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन ग्राउंड कैसा है एडमिनिस्ट्रेशन का, एक चीज। दूसरी चीज डॉक्टर साहब ये सोचिए कि आप कि जो शख्स जिसका सब कुछ लुट गया हो, लेट से 5 बच्चे थे, 3 बच्चे पानी में बह गए, 20 जानवर थे, 20 जानवर पानी में बह गए, जमीनें थी सारी तबाह हो गई, जिसका सब कुछ लुट गया हो, बर्बाद हो गया हो, जब वो शहर की तरफ बढ़ रहा है तो उसकी इमोशनल सिचुएशन कैसी होगी? वो तो टोटली ब्रेकडाउन में है, वो तो एक पागलपने के अटैक में है कि अगर मुझे कुछ ना मिला तो मैं छीन लूंगा। जब मैं बात कर रहा हूं छीनने की, तो आपका एकदम से क्राइम बढ़ जाएगा सोसाइटी में। बहन ने मेरी कहा 50,000 लोग आ चुके हैं कराची में, मेरी नजर में 50,000 से ऊपर आ चुके हैं, शायद 1-2 लाख के करीब लोग आ चुके हैं सिंध से कराची की तरफ। वजह यह है कि हम नहीं चाहते कि हमारी कौमें तरक्की करें, हमारा मुल्क तरक्की करे। हम इनसे अब भीख मंगवाएंगे, क्राइम करवाएंगे, इनको रिहैबिलिटेट नहीं करेंगे, रिहैबिलिटेशन के पैसे ले लेंगे हम फॉरेन डोनर से। लेकिन हकीकत यह है कि गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतनी ट्रस्ट भी नहीं है कि जो फॉरेन एड आ रही है आप उनको दे दें कि आप बांटें। आपको आर्मी को बुलाना पड़ता है कि भाई ये दुनिया से आ रही है एड, आप बांटें, क्योंकि हमारे सिस्टम में तो लूप होल्स हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा इंटैक्ट नहीं है। एग्जैक्टली, कि वहां जब पे हमारा इतनी चोरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतनी चोरी इंटैक्ट है। नहीं है। और एक और जो सना मैं आपसे भी सवाल करना चाहती हूँ, मुझे इंस्ट्रक्शन ये है कि ब्रेक लिया जाए, तो हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं और जल्दी आपसे वापस आके यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। हम ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और हमारे साथ डॉक्टर सरोज लोधी साहब हैं, डीन हैं एनएडी यूनिवर्सिटी के। और मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब आपकी किसी तारुफ की मैं तो हिम्मत नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है हमारे जो नाजरीन आपको देख रहे हैं, शायद कोई ऐसा होगा पाकिस्तान में जो आपकी शख्सियत से नावाकिफ़ हो, आपके कारनामों से नावाकिफ़ हो। नहीं, मैं आपकी बड़ी मेहरबानी। असल में सिर्फ वजह यह है कि मैं जिस ओहदे पर फाइज हूँ उसकी वजह से मुझे इतनी पजीराई मिलती है, और एनईडी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होना मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत का मकाम है। 100 साल पुराना इदारा है, तो लोग उस हवाले से बहुत इज्जत देते हैं। ये भी अल्लाह ताला की देन है, इज्जत चाहे किसी भी तवज्जुह। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आज एक बहुत संजीदा से मौजू की बात कर रहे थे, सेकेंडरी डिज़ास्टर की बात कर रहे थे। नकल मकानी का सफ़र शुरू हो गया, अमल शुरू हो गया है।
एक तो डिज़ास्टर फ्लड, 3/4 ऑफ पाकिस्तान जो है वो पानी के अंदर है इस वक्त, लोगों के रोज़गार चले गए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि कुछ बच्चियों की, औरतों की इज़्ज़तें भी थोड़ी सी कहना महफूज नहीं है। रोज़गार, मेंटल असाइलम, सोशल ट्रॉमास, मेंटल ट्रॉमास, यू नेम इट, वहाँ पे सारा कुछ मौजूद है। इस सिचुएशन को अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़रा सा, क्योंकि हम शहरों में रहते हैं, तो उस पर क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है? आपका पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। देखिए, मैं शुरू करूँगा उसको रिलीजियस एंगल से पहले। ओके। अगर अल्लाह ताला ने इंसान को ये सबक देना था कि माइग्रेशन एक बहुत अहम चीज़ है और वक्त के साथ माइग्रेशन होना चाहिए और होता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माइग्रेशन किया, जो हिजरत की, वो सारी आने वाली वक्त के लिए एक मिसाल थी कि हिजरत होगी। और उस हिजरत और नकल मकानी में जो सबसे अहम रोल है वो उन लोगों का है जो उनको रिसीव कर रहे हैं। आपने मदीना के लोगों को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बहुत उस तरीके से वेलकम किया। तो हमें भी पहला तो काम यह है कि जो लोग आ रहे हैं वो लुटे पिटे हैं, मुसीबत ज़दा हैं, तकलीफ़ में हैं, तो सबसे पहले तो हमें उनको वेलकम करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि उनके लिए ज़ाहिर एक मेंटल ट्रॉमा भी है, फिज़िकल ट्रॉमा भी है। न जाने कितने मुश्किल हालात में वो रह के आए हैं, कितनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, यहाँ कोई शेल्टर्स या कोई प्रॉपर एकोमोडेशन मौजूद नहीं है। अगर आपको याद हो, आपको तो खैर क्या याद होगा, हमने अपने बड़ों से सुना है कि जब पाकिस्तान बना तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने माइग्रेशन की और वो टेंटों में भी रहे, शुरू में तकालीफ भी हुई। तो एक तो उनके जो मेंटल स्टेट है और मेंटल हेल्थ है उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कि उनकी लाइवलीहुड रिवाइवल पे बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोई ना कोई कारोबार, कोई ना कोई ऐसा ज़रिया उनको प्रोवाइड किया जाए कि जो जल्द अज जल्द अपने पैरों पे खड़े हो सकें। देखिए, जहाँ तक रिलीफ का ताल्लुक़ है, रिलीफ एक ख़ास ड्यूरेशन का होता है, लोग दिल खोल के देते हैं। ख़ास तौर पे कराची शहर तो इस मामले में बहुत मशहूर है। लेकिन एक डोनर फटीक होती है। हाँ। एक टाइम होता है जब तक लोग कस खा के या मदद की वजह से या अपने हमवतन होने की वजह से लोग मदद करते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी वीन ऑफ हो जाता है। और उसको ज़ाहिर सपोर्ट करने के लिए एक तो स्टेट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स होने चाहिए, दूसरे लोगों की विलिंगनेस होनी चाहिए कि उनको अकोमोडेट कर सकें। तो मेरा ख्याल है और मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में काफ़ी काम कर रही है, डोनर एजेंसीज़ के साथ भी काम कर रही है कि कैसे जल्द अज जल्द लाइवलीहुड रिवाइवल हो सके। उसमें से हो सकता है कुछ लोग वापस चले जाएं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग यहीं बस जाएं, और उसमें कोई हर्ज नहीं है, सिवाय इसके कि जितनी जल्दी वो अपनी पैरों पे खड़े हों उतना बेहतर है। अच्छा, मैं एक सवाल जतोई साहब आपसे करती हूँ। उन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट की तैयारी होनी चाहिए, चीज़ें होना चाहिए। आप क्योंकि एक मीडिया के साथ हैं और आपकी ऑब्जर्वेशन मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा होगी। हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला, और ये सवाल मेरा आप चारों से है, सिर्फ जदोई साहब से नहीं है, एक तो हमारे यहाँ अनडिफाइंड माफिया बहुत है, चाहे वो बैगर माफिया हो, लैंड माफिया हो, ड्रग माफिया हो, और अदरवाइज यू नेम इट, दे आर माफिया इज वेल। ठीक है, इस सारी सिचुएशन को वो जो अपॉर्चुनिस्ट है वो उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, और शहरों के लिए एक प्रॉब्लम का क्रिएट होगा आने वाले वक्तों में। यहाँ पे क्राइम्स बढ़ेंगे, बेरोज़गार, बेगर्स, बहुत फ़कीरों को अगर आप जाके देखें तो मल्टीप्लाई हो गए बाय सेवरल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो सिचुएशन क्रिएट होगी डॉक्टर साहब, आपकी फूड पे होगी सबसे पहले। ज़मीनें, जो फसलें, जानवर तबाह हुए हैं, तो अपॉर्चुनिस्ट क्या कर रहे हैं कि जिस फार्मर के पास 4 जानवर बचे हुए हैं, अगर उनकी मार्केट वैल्यू 20,000 है तो वो जाके बोलते हैं 5,000 है, मुझे ये दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास ना चारा है खिलाने को, ना अपने को खिलाने को कुछ है, मजबूरी का फ़ायदा उठाओ। अपॉर्चुनिस्ट क्या कर रहे हैं कि जो रिलीफ गुड्स शहर से निकल रहे हैं दूर दराज इलाकों के लिए, वो पहले ही ऐसी पोजीशन पे खड़े हो जाते हैं कि हम ट्रक्स को रोक लें और किसी तरह हम इनसे ये सामान ले लें कि आप हमें ट्रक दे दें, हम अपने गाँव जाके बांट दें। बहुत सारे लोग प्रॉपर माफियात की शक्ल में सिर्फ रिलीफ गुड्स छीनने के लिए खड़े हुए हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो सिचुएशन क्रिएट होगी शहरों में, ऑफ कोर्स क्राइम की होगी। और आप जानती हैं कराची में गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान आप क्राइम के नंबर्स निकाल लें, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रही हैं, विच इज़ वेरी सीरियस, नो वन केयर्स अबाउट इट। बेसिकली सिंध एक तरक्की याफ्ता सूबा होता था, आज हम पत्थर के दौर में वापस चले गए। हम 20-25 साल पीछे चले गए हैं। अपनी फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड मेंटल हेल्थ तो आप पूछिए ही ना कि वो बेचारे लुटे पुटे किस हाल में शहर तक पहुंचते हैं। और शहर वाले, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, वेलकम करना। डॉक्टर साहब, वो अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो थे,
जिन्होंने आका दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन को वेलकम किया था। आज के हमारे जो लोग हैं, हजरत इंसान इस कदर गिर गया है कि वो ये एहसास नहीं करता है कि अगला भूख से मर रहा है और वो खाना जखीरा कर रहा है, उसके गोदाम में बोरियां भरी हुई हैं, उसके सामने लोग भूखे मर रहे हैं लेकिन वो निकाल नहीं रहा। तो इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर वी आर इन राइट नाउ। अच्छा सना, आपसे मैं पूछती हूँ कि जब ये बात करें तो देयर इज़ अ वेरी मच इनफॉर्मल सेक्टर्स इज़ अवेलेबल, लोग काम कर रहे हैं, उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है और वो कब तक इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, कैडर कर सकते हैं? तो कुछ थोड़ा सा अगर इस पे, और यही सवाल आपसे भी मजीद साहब हम बाद में लेते हैं। जी, जो जैसे कि इन्होंने बताया, मतलब ये भी बता रहे थे कि डॉक्टर साहब के अभी इस वक्त जो प्राइमरी लोगों की ज़रूरियात है ना, उसके लिए ऑन ग्राउंड बहुत सारे लोग हैं, गवर्नमेंट भी है, एनजीओज़ भी हैं, बहुत सारे लोग मैं ऐसे जानती हूँ कि जो एनजीओज़ नहीं है लेकिन वो ग्रुप बना के ऑन ग्राउंड जाके रिलीफ काम कर सेक्टर ही हो गया ना। बट द थिंग इज कि वही जो डॉक्टर साहब ने बात की ना कि ये मतलब इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। आपको एक कंसोलिडेटेड एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। इट हैज़ टू बी ऑब्वियसली गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट, कि जो इसको एक वो कहते हैं ना कि गिव अ मैन अ फिश एंड ही ईट फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश एंड ही ईट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो आपको आपकी गवर्नमेंट लेवल पे जाके ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ऐसा प्लान डेवलप करना है कि वो किसी तरीके से जरिए माश पे स्टार्ट करें। किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह की चीज़ें प्रपोज करनी चाहिए ताकि डूएबल हो और आसान कर क्विक? देखें, बात ये है, आप मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या माइक्रो रिहैबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपको लोगों को रोज़गार उनके मकामी शहरों में देना होगा जो कि एग्री बेस्ड होगा। आप पाकिस्तान की अगर ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें, पिछले साल फॉर एग्जांपल आपके जो एग्री के जो इंपोर्ट के नंबर्स थे $15 बिलियन थे। अभी सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया है आपका वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही आया है। तो आपने अगर कंट्री के एक्सटर्नल अकाउंट को मैनेज करना है या फिर इन लोगों का जो रिहैबिलिटेशन करनी है इनके इलाकों में, दोनों के लिए आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी होगी और एग्रीकल्चर सेक्टर की पूरी सप्लाई चेन में, पूरी वैल्यू चेन में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। फॉर एग्जांपल जिसमें आपकी लैंड मैनेजमेंट है, सॉइल मैनेजमेंट है, वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है। पाकिस्तान में आपको पता है 40 to 50% वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जो हैं ज़ाया हो जाते हैं। वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान है कि एक तो हमारी ईल्ड वैसे ही कम है, जो साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं उसके मुताबिक हमारी ईल्ड 50% तक कम है। तो अब जब दोबारा से लैंड मैनेजमेंट होगी, सॉइल मैनेजमेंट होगी, लैंड डेवलप की जाएगी, तो ज़रूरत इस समझ की है कि लैंड की जो मैनेजमेंट है उसको बेहतर किया जाए। ऑटोमेटिकली ये होगा कि जो कुछ हमारा लॉस हुआ है उसको ईल्ड्स को हम इम्प्रूव कर सकेंगे, नंबर 1। दूसरी चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे कि मैंने कहा, जो एग्री की पूरी वैल्यू चेन है, दुनिया के जिस भी मुल्क ने तरक्की की है, तकरीबन ज़्यादातर कंट्रीज़ ने हमेशा अपने लोकल रॉ मटेरियल की बेस पे की है। पाकिस्तान का लोकल रॉ मटेरियल 2 तरह का है, ये हमें याद रखना चाहिए। मैं कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, एक एग्रीकल्चर है, एक ह्यूमन रिसोर्स है। हमें जब तक इन दोनों को इम्प्रूव नहीं करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे, वहाँ पे भी जो रिहैबिलिटेशन होगी इन्हीं 2 तरीके से आएगी कि एक आपने एग्री की वैल्यू चेन में इन्वेस्ट करना होगा और एक आपने HR में इन्वेस्ट करना होगा, चाहे वहाँ की तालीम हो, स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से हो, वो टेक्नोलॉजी के हो या बेसिक एजुकेशन से हो। हम जानते हैं सिंध के दूर दराज के इलाकों में जो लिटरेसी रेट है इट्स वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो अब जब रिहैबिलिटेशन होगी तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव रिहैब प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। होगी रिहैबिलिटेशन? ये एक सवाल बहुत बड़ा है, इसीलिए मैंने कहा कि होगी, लेकिन क्या होना चाहिए पे जो है ना वे फॉरवर्ड यही है कि आपने एग्री को बुनियाद बनाना होगा और ह्यूमन डेवलपमेंट को बुनियाद बनाना मैं होगा। इसका जवाब डॉक्टर साहब ये दूंगा, नीयत साफ करनी होगी बस। सबसे Very मुश्किल काम ही simply. तो ये काम ही तो यही करने का। विद यू के असल में जी आप देखें तो उन कौमों ने तरक्की की है जिनका गुड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स है। आपके पास 2 बड़े एग्जांपल हैं, चाइना और सिंगापुर। एक दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, एक दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, दोनों की इकोनॉमी स्ट्रांग है और इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। अब सवाल ये है कि जैसे कि इन्होंने फरमाया कि एग्री बेस्ड है, जाहिर है कि वो सदियों से एग्रीकल्चर में है, नस्लों से एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, लेकिन क्या agriculture revival is not going to happen tomorrow. It's going to take a long time. It's going to take a huge investment. हमें तो पूरे province of Sindh का drainage system को redesign करना, फिर re-execute करना, it's a massive mammoth job. लेकिन having said that, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक कैंपस है मिट्टी में और वहाँ पे थर में गुर्बत भी बहुत है, तो हमने सोचा कि कुछ बच्चों को कुछ ऐसा ट्रेन कर दें कि वो हैंडीक्राफ्ट्स बनाएं और वो OLX पे बेचें। मेरे दिल में ये था कि इसमें से कोई एक चीज़ भी नहीं बिकेगी, मैं खुद खरीद लूँगा ताकि बच्चों को इनकरेज। कैन यू इमेजिन इन अ वीक्स टाइम दे मेड हैंडीक्राफ्ट्स एंड दे वर एबल टू सेल इट ऑन OLX। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं
जिससे दे मे नॉट बी एबल टू हैव अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड, लेकिन थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ऑन देम कैन प्रोवाइड देम रिसोर्सेज। आप ये देखिए कि हमारे पास स्मार्टफोन का इस्तेमाल कितना है। वो टेंटों में, सड़कों के कोने पे बैठे हुए लोग मोबाइल फोन चल रहे हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग दे हैव फाउंड अ वे टू चार्ज देम, Yes. और दैट इज द लो हैंगिंग फ्रूट, और बहुत आसानी से हो utilize सकता किया है। जा सकता है। दूसरी चीज ये कि इस वक्त जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, देखिए वहाँ जो सबसे बड़ी जरूरत है, अपार्ट फ्रॉम सो मेनी अदर थिंग्स, मेडिसिन की है। एंटी मलेरियल, एंटी डायरियल, यू नो। डॉक्टर साहब आपको मेडिसिन की बात करें, पैनाडोल पाकिस्तान में शॉर्ट हो गई। वो दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर उनको किसी तरह से लोगों को वो अद्वियात इसलिए पहुंचाई जाए कि वो बेच लें। हाँ, that's another way of doing So business, it's a yeah. loss on one side from the business point of view, but it's a huge, massive gain on the social side. Yes, it मैं is. समझता हूँ इससे जो biggest, we are coming out slowly, gradually, whether designed or undesigned, out of our जो response phase है। अब हम रिकवरी और रिहेबिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं। उसमें पहला चैलेंज है उनको लाइवलीहुड, दूसरा चैलेंज है शेल्टर। अगर अपनी जगह शेल्टर की रहे और डेवलपमेंट वहीं कमाएं। शेल्टर की डेवलपमेंट अब रेगुलेटेड नहीं होगी तो फिर से हम वही बनाएंगे जो उन्हें बनाना आता है। आपको याद होगा 2005 में एक बड़ा मैसिव ज़लज़ला आया था जिसमें कश्मीर और हज़ारा में बहुत डैमेज हुआ, इस्लामाबाद में भी डैमेज हुआ था। उसमें जो गवर्नमेंट ने पहला स्टेप लिया था वो एक अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी बना दी थी, और उसका मकसद उन डिस्ट्रिक्ट्स में काम करना था कि जहाँ पर ये डैमेज हुआ है, और वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करना था, और उन्होंने दे डिड अ वंडरफुल जॉब। दिस हैज़ टू बी रेप्लिकेटेड एट द प्रोविंशियल लेवल। जो भी वो घर बनाएंगे, अगर वो उसी तरह से दोबारा बना दिया तो अनफॉर्चुनेटली वी हैव नो कंट्रोल ओवर क्लाइमेट चेंज, एंड दिस इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ टाइम एंड टाइम अगेन। सर, मैं इसमें ये भी कहूँगा कि इसमें बहुत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। रीज़न बीइंग कि फॉर एग्जांपल आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ सलानी वेलफेयर, तो हम लोग इस वक्त कई सारे जो ना वी हैव गॉट अ ह्यूज बजट फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स एंड टाउन प्लानिंग। तो अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इन एनजीओज़ के साथ पार्टनरशिप करे और हमें कहे कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आई एम ऑफ द फर्म व्यू कि चूँकि इस वक्त बहुत सारी मेजर एनजीओज़ हैं जो इस फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में काम कर रही हैं, जिनके पास फंडिंग भी अवेलेबल है, लोकल फंडिंग भी है, एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानीज़ की फंडिंग भी है, और इसके अलावा इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ की भी फंडिंग है, और अरब गवर्नमेंट्स की भी फंडिंग है, सारी फंडिंग अवेलेबल है। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ प्लानिंग इट प्रॉपर्ली कि वो पैसे सही जगह पे लगे, और उस सूरत में होगा कि जब एक एक इदारा एक एक इलाके को अडॉप्ट करे। देखिए, आपने मॉडल टाउन्स क्रिएट करने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो लो हैंगिंग फ्रूट तो हमने काम में कर लिए, लेकिन सारे लोग जो है एक ही इलाके में पहुंच गए जो कराची से 2 घंटे की फासले पर हो। इसके लिए आपने एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म क्रिएट करना होगा कि अगर हम 4 लोग 4 इदारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हर इदारा कह ले कि आप एक इलाके को लें और उसकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी, चाहे राशन हो, खाना हो, लेकिन जब तक ये प्लानिंग। लेकिन एक चीज डॉक्टर साहब प्लीज लेट मी, आपकी सर एनईडी यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह से बड़े प्यारे प्यारे इंजीनियर्स निकलते हैं, दुनिया में वो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे लगते हैं। मर्सिडीज में इलेक्ट्रिक कार्स का विंग पूरा आपका एक स्टूडेंट लीड कर रहा है, विच इज अमेजिंग। अगर हम सिर्फ अपने मुल्क के इन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को वाटर पैसेज बनाने देना कि पानी जो आ रहा है, आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ तो नेशनल एक्शन प्लान बना, आपकी इकोनॉमी पे हिटमैन्स का हमला हुआ, आपने कोई नेशनल इकोनॉमिक प्लान नहीं बनाया। वी नीड अ नेशनल फ्लड प्लान। जब हर साल फ्लड आएगा तो हम उस पानी को कैसे समंदर तक पहुंचाएंगे और कब्जे कैसे खत्म करेंगे। आई एग्री विद यू, लेकिन मैं थोड़ा सा आपकी बात से अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूं। सर प्लीज डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो हम एक ब्रेक पे चले जाते हैं। और बहुत शुक्रिया जफरी साहब आपका, वली साहब आपका, आपने जो टाइम दिया और इतना अच्छा हमें एलैबोरेट किया सिचुएशन के बारे में। थैंक यू। किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू। और इस यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर हम अपने मेहमानों के साथ वापस आते हैं। हम ब्रेक के बाद वापस आए और हमें ज्वाइन किया है इकबाल आफरीदी साहब ने। ये एक साइकाट्रिस्ट हैं। मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले 30 सालों से ये ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, और इनका मेरा ख्याल है ह्यूमन साइकोलॉजी पे काफ़ी वसी तजुर्बा है लोगों को जानने पर रखने का और उनका इलाज करने का। इसके अलावा इनका ताल्लुक़ है, ये डीन है साइकाट्री कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन इन पाकिस्तान। और ये एक बहुत एजाज़ की बात है और मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि आज इन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, हम अभी बात कर रहे थे कि नकल मकानी की,
कि जो पूरा पाकिस्तान 1/3 जिस तरह पानी के अंदर है, और लोगों की जहाँ दूसरी तकलीफ़ें हैं जो रोज़गार की भी हो सकती है, वहाँ सबसे बड़ी तकलीफ़ मुझे ये लगता है कि मेंटली होगी। वो औरतें, वो लोग जिनके बच्चे पानी में बह गए होंगे, जिनका रोज़गार पानी में बह गया, जिनके ज़िंदगी भर की कमाई असासे चले गए। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा लोगों को मिसकंसेप्शन होता है, जब हम फ्लड रिलीफ की बात करते हैं तो हमारे दिमागों में बहुत छोटे या गरीब लोगों का तस्वुर आता है, लेकिन वो लोग भी तो होंगे जिन्होंने ज़िंदगी भर की कमाई अपनी काश्तकारी में, अपनी ज़मीनों पे लगाई होगी, और उनको ये उम्मीद होगी जो लगा के पूरा साल खाते और कमाते होंगे, और वो काफ़ी मुखय्यर किस्म के लोग होंगे, वेल ऑफ लोग होंगे, जो इसके बाद उनका क्या होगा ये भी नहीं पता। तो हम तो एक ही विंडो से देख रहे हैं ना, लेकिन दूसरी विंडोज़ भी होंगी। तो आप जब ह्यूमन साइकी के साथ आपका इतना बड़ा तजुर्बा है, तो आप इस सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं? दरअसल बात यह है कि जब इस किस्म के हालात होते हैं तो जिस्म का कोई भी हिस्सा स्पेयर नहीं होता, और दिमाग या नफ्सियात जो है वो तो सबसे ज़्यादा गहरी चोट उस पर लगती है। जिस्म के ज़ख़म तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो रूह के ज़ख़म है वो देर पा होते हैं। और बदकिस्मती से शुरुआत में ही लोग जो जिस्मानी उनकी ज़रूरियात हैं, खाने पीने शेल्टर का तो इंतज़ाम होता है, लेकिन उसकी साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट उसको इग्नोर किया जाता है। होता ये है कि अगर हम गाड़ी के इंजन पे फोकस ना करें, उसके बम्पर टायर चीज़ों पे देखें, तो ये मुनासिब नहीं है। सबसे पहले तो जब ये फ्लड या इस किस्म के जो ज़लज़ले या तूफ़ान या कुदरती आफ़ात आते हैं, तो उसमें सबसे पहले ही इंसान जो है अपनी तहफ़्फ़ुज़, अपने घर वालों की, अपने जायदाद के मुतालिक तशवीश में होता है। उसको अजीब व गरीब से ख़यालात आते हैं, और ऐसे लगता है फ्रस्ट्रेशन सी होने लगती है कि हमारे साथ क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, अब क्या होगा। अभी मैं बताता हूँ कि एक फ़ैमिली मेरे पास आई, और उसने जो बहुत ही अमीर थी, जो आपने ज़िक्र किया, और सेहत फैमिली थी। कभी हमने देखा भी नहीं था कि हमारी औरतें ऐसे बाहर रोडों पे पड़ी होंगी, और हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम इससे बेहतर है मर जाते तो अच्छा था। तो इस लिहाज से अगर हम इनकी जज्बाती, साइकोलॉजिकल, इमोशनल आस्पेक्ट को शुरू से ही एड्रेस करें तो बड़ा उससे वो होता है। और उसके लिए ज़रूरी भी है, जब रिलीफ वर्कर जो हैं, जो वर्कर हैं, वो ख़ुद जो है यहाँ से जो जाने वाले लोग हैं, मुझसे उन्होंने बात की कि हमें न नींद आ रही है, न हम उतना कर नहीं पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए, तो वो भी बर्न आउट का शिकार होते हैं। उस सिलसिले में भी हमें फ़िक्र है कि जो मुतासरीन हैं उनके साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट तो बहुत ही डिस्टर्ब हैं, लेकिन जो रेस्क्यू वर्कर हैं या वो रिलीफ़ देने वाले वर्कर हैं, वो भी बर्न आउट हो जाते हैं। उनके जहन में होता है कि हम जितना मैग्नीट्यूड मसले का मसला इतना बड़ा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो लिहाजा वो भी परेशान होते हैं और उनको फिर नींद नहीं आती। साइकोलॉजिकली डिसबैलेंस होता है। मैं कहीं किसी एक रेस्क्यू ऑफिसर के साथ मेरी मुलाकात हुई, तो उसने कहा कि हमें नॉट एंगर, इमोशनल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन जो हमारे यहाँ रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, इनको अपने इमोशनल मैनेजमेंट की ना कोई ट्रेनिंग है और ना उनको सिचुएशन की आदत है। तो उनके लिए भी तो एक मेंटल असाइलम की बहुत ज़रूरत है, ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है सना, आपके लिए तो बहुत अच्छे बिजनेस डोर्स खुल रहे हैं कि सिर्फ उनके लिए नहीं होगा जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, जो इसमें इन्वॉल्व होने जाता है, तो उनकी भी ट्रेनिंग्स और चीज़ें और रिहेबिलिटेशन ऑब्वियसली जब वो करके आएंगे तो हम सुन के कांप जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है, लेकिन काफ़ी ज़रा है। देखें, हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे जो इंडस का कैचमेंट एरिया है, आपको नहीं लगता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रोच्ड हो गया है? हमारे जो तरबेला डैम था वो अंडर कैपेसिटी रन कर रहा है, क्या ये वजूहात नहीं है? नहीं, थोड़ा सा मैं इस मामले से आपसे इसीलिए आपको कंप्लीटली इख्तिलाफ करता हूँ। देखिए, जो इस दफ़ा बारिश हुई है, वो अपर रीचेस में हुई नहीं है जहाँ डैम्स है। डैम हर जगह तो नहीं बन सकता ना, या वहाँ निस्बतन कम बारिश हुई है। जो असल डेविस्टेशन हुई है वो रिवर के फ्लड से नहीं हुई है, बल्कि वो बारिश से हुई है। और बारिश के पानी को ना आप रोक सकते हैं और ना उसको डैम कर सकते हैं, क्योंकि सिंध में जहाँ फ्लैट प्लेन्स हैं वहाँ डैम्स नहीं बन सकते। तो ये तो बड़ा ही एक अनयूजुअल फिनोमिनन है। 2011 में भी हुआ था, लेकिन उसकी डेविस्टेशन बहुत छोटी थी एज कम्पेयर टू दिस। आई विल गिव यू जस्ट फ्यू नंबर्स। नौशेर और फिरोज, एवरेज रेनफॉल in July and August month is 71 millimeters. This year, July and August,
the rain was 1763 millimeters. Yes, it is. Karachi, average rainfall 118 millimeters. Rainfall was 1185 millimeters this year. तो ये जो devastation हुआ, this was beyond any comprehension. होना क्या चाहिए, क्योंकि ये होना जो क्या क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट है, वो तो जो डिबेट चल रही है वो अपनी जगह है, लेकिन आप एज ए इंजीनियर, क्योंकि बेसिकली जो दुनिया चेंजेस आती हैं गवर्न कर रहे हैं वो इंजीनियर्स ही करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. I won't be hesitant in admitting engineers are not doing a very good job. नहीं, good or bad, but they have done that. Having said that, देखिए, let's accept that this kind of thing nobody will be prepared. Nobody was prepared for. ठीक है. अब सवाल ये है कि क्या ये दोबारा रिपीट होगा? क्लाइमेट चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते हम लोग. बिल्कुल ठीक है. जो कुछ पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है उसमें पाकिस्तान का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है. हम ठीक openly कह रहे हैं, है. international we media are पे the sufferers of climate change. अब जो फ्यूचर में हमें डेवलपमेंट करना है वो क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट होना चाहिए, एंड फॉर दैट वी हैव टू लर्न, वी हैव टू अंडरस्टैंड. ये दुनिया के किसी डिज़ाइन पैरामीटर में इस किस्म की चीज़ें होती ही नहीं है. अब सवाल ये है, देखिए, जो डेविस्टेशन हुआ, जो लोगों का नुकसान हुआ, जो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस में आए, जो फाइनेंशियल स्ट्रेस में आए, वो अपनी जगह, लेकिन इसकी एक पॉजिटिव साइड है, एंड दैट इज एवरी डिजास्टर इज फॉलोड बाय इट्स ओन इकोनॉमी. कश्मीर में जब अर्थक्वेक आया 2005 में, तब भी हमने ये देखा कि जो लॉस हुआ वो अपनी जगह, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ, एंड द इकोनॉमी वाज apparently much better in those regions only because of the activities that but we need to be wisely. The same thing inshallah is going to happen when the reconstruction and revival starts. कि जब आप देखिएगा कि इतनी शदीद ज़रूरत पड़ेगी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की और ह्यूमन रिसोर्सेज की कि जो शायद रेडिली अवेलेबल भी नहीं होंगे. तो देर इज़ पॉजिटिव साइड ऑफ दिस डिज़ास्टर. अनफॉर्चुनेटली जो हमने प्राइस दी वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन देर इज़ अ पॉजिटिव साइड. इसीलिए मैंने पहले भी अर्ज किया था और अब भी अर्ज किया था कि हमारा फोकस जो है वो प्योरली लाइवलीहुड रिवाइवल पे होना चाहिए आफ्टर द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स. चले इनसे थोड़ा साइकोलॉजी की और बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब से. सना, फिर आपसे थोड़ी बात करते हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने बात की कि जो नॉट विक्टिम, जो रिलीफ के जो हैं वो भी सारे उनकी भी होना चाहिए. एक और साइकी है ह्यूमन की, अपॉर्चुनिस्ट बहुत है. तो आप क्या समझते हैं कि इस सारी सिचुएशन में जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, कराची में क्राइम रेट्स बहुत बढ़ गए, दैट मीन्स एक और सोशल ट्रॉमा कराची में शुरू हो गया. बेगर्स, गाड़ी पार्क करो दाएं बाएं लेफ़्ट राइट, जो शायद 2 होते थे अब शायद 6 हो गए. तो कैसे आप इसको देखते हैं इस सारे सिनेरियो में कि शहरों पे क्या बर्डन होगा, जो विक्टिम्स हैं उन पे क्या बर्डन है? तो ये तो एक मल्टीपल क्राइसिस हो गए ना. एग्जैक्टली ये चीज़ें अगर सही तरीके से एड्रेस नहीं की गई तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा मुसीबत होगा. इसमें लूट मार और बड़ी चीज़ें होंगी. जब लोग जब लोग भूखे होंगे और काम नहीं कर रहे होंगे तो इस तरह से फिर वो होगा. इसका अच्छा तरीका तो यही होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि गवर्नमेंट के साथ साथ दूसरे जो तंजीमें हैं, फलाही या लोग हैं या बैरूनी क़ुव्वतें हैं, वो सारी अगर मिल के इसको इस तरह से करें कि जो लोग सड़कों पे पड़े हैं वहाँ उनको कैटेगराइज करें कि कौन खाना बना सकता है, कौन कुरान शरीफ पढ़ा सकता है, कौन नमाज पढ़ा सकता है, उस तरह कैटेगराइज नहीं. तो कहने का मकसद है कि वो ऐसे पड़े हुए ऐसा कि वो अल्लाह देगा या कुछ आके दे देगा. उनको जो है यूटिलाइज़ करना चाहिए कि जो चौकीदारी कर सकता है, जो रोटी बना सकता है, जो चाय, इस तरह से कैटेगराइज करके कि इनको आपस में एक जिस तरह से एक कुंबा होता है उस तरह से इसको वो डील किया जाए, न कि वो बैठे हुए हैं और जैसी कोई चीज़ आती है खेमे में तो झपट पड़ते हैं. तो उनकी इमोशनली वो फिर वल्नरेबल होते हैं और उनका ख्याल ये होता है कि शायद ये नॉर्म है. हालांकि ये नहीं कहते कि इस दुनिया में तो हम मुख्तसर वक्त के लिए आए हैं, आखिरत भी ख़राब हो जाती है अगर हम इस तरह से की हरकतें करें. तो इसमें मीडिया का बड़ा अहम रोल है कि लोगों को जो है ये तरबियत दी जाए. और हमारे साइकेट्रिस्ट और दूसरे जो लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड सबको पता हो कि किस तरीके से जो है कि मामलात को देखें, लुक, फिर लिसन एंड लिंक कर दें लोगों को और इस तरीके से जो है उनको कैटेगराइज करें, यूटिलाइज़ करें. उनकी
जो सलाहियत है उसको, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया, कहने का मकसद ये कि उन अपॉर्चुनिटी है, मिसाल के तौर पानी हमारे यहाँ कम था, हो सकता है ज़मीनें ज़रख़ेज़ हो जाएं, उसके लिए प्लानिंग हो कि हो सकता है नई फसलें अच्छी तरह उगें, और इसी तरह से जो है उनको स्किल में डाला जाए, ना कि वो बैठे रहें ख़ैमों में और इस इंतज़ार में हैं कि वो आएगा। या जिस तरह से वो एक क्रिस्टीना लेम ने किताब लिखी है कि वेटिंग फॉर अल्लाह, के पाकिस्तान में हर शख्स इससे इंतज़ार में कि अल्लाह के कचरा उठाएगा, ये करेगा। हम हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तब अल्लाह मदद करेगा। और उसमें फिर मेरे जहन में ये था कि वो खाली लोग ना बैठे हैं, वरना ये फिर लूट मार और ये चीज़ें होंगी। दे शुड बी यूटिलाइज्ड एंड दे शुड बी गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग, ताकि वो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली एंड यूज़फुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी हो जाएं और ना कि डिस्ट्रक्टिव हो जाएं। और उसमें बहुत से ख़तरे वाली बात है कि लोग अपनी स्ट्रेसेस को कम करने के लिए मनशियात का सहारा लेंगे। हाँ। फिर इसी तरह से जो है डाके पड़ेंगे, चीज़ें चोरी होंगी। तो लिहाजा इस लिहाज से हमें मिलजुल कर हर वॉक ऑफ लाइफ, चाहे वो पुलिस से बंदा हो या चाहे स्कूल हो, हर तरीके से, इवन ये जो हमारे स्कूल हैं इनको भी इवनिंग में आबाद करके उनको इस्तेमाल करना चाहिए कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग दे और लोगों को इन्वॉल्व करें, ताकि वो फजूल उधर उधर उनकी तवज्जो न जाए, बल्कि वो काम को इबादत समझकर और आखिरत के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को 24 ऐसे गुजारें कि वो दूसरों के लिए सहारा बने, ना कि दूसरों के लिए मुसीबत बने। अच्छा, मैं सना से एक सवाल करती हूँ, जहाँ इन्होंने साइकोलॉजिकल, आप भी का है उसके साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग से रिहेबिलिटेशन पे काम करते हैं। एक सना, आपसे डायरेक्टली बीइंग अ वुमेन मैं सवाल करना चाहती हूँ कि इसमें वायलेंस बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है जो डिस्कस नहीं हो रहा, क्योंकि वो अपने घरों से बाहर निकल आई हैं ख़वातीन, बच्चे और बच्चियाँ, और वो कैंप में किसके साथ रह रही हैं आपको नहीं पता। और जिस तरह हम रिपीटेडली कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिस्ट की कमी नहीं है, तो आप कैसे एज ए खातून फीमेल वायलेंस को किस तरह इस सारी सिचुएशन में देख रही हैं? देखिए, वो जो जैसे भी डॉक्टर साहब ने बात की कि हमारे अवाम, हमारा कल्चर थोड़ा इस तरह का है। उसका एक चीज़ मैं और बताऊंगी कि हमारी लिटरेसी रेट इज़ समवेयर अराउंड 60%, जिसमें भी जो मेजर लिटरेसी रेट है वो बंदा है कि जो यू कैन राइट एंड रीड हिज नेम। उससे ज़्यादा हमारे यहाँ लिटरेसी रेट अगर आप जाएँ तो और बहुत कम हो जाएगा। तो हमारे यहाँ लोगों को बेसिक एजुकेशन नहीं है कि हाउ टू रिएक्ट। इमोशनल ट्रॉमा इस वक्त औरतों का भी है, मर्दों का भी है। अगर एक कोई बिज़नेस करता था या कोई जॉब करता था या खेतों में काम करता था, जो भी करता था, अगर उसका ज़रिया मुआश ख़त्म हो गया है, उसके बीवी बच्चे रोड पे आ गए, तो या उसकी फैमिली ख़त्म हो गई है, तो वो गुस्सा भी तो फैमिली पे ही निकालेगा ना, वो गुस्सा भी तो फैक्ट है। एग्जैक्टली। तो ये समझे बगैर कि वो फैमिली भी तो सफ़र कर रही है, वो गुस्सा फैमिली पे शायद निकाले, लेकिन लोगों पे निकालता है, बाकी अगर कहीं निकाल सकता है। अगर आप उसको कंट्रोल ना करें, हर बंदे की एक वायलेंट साइड होती है, एक डार्क साइड होती है। अगर आप उसको इमोशनली कंट्रोल ना करें, रिलीजियसली कंट्रोल ना करें, तो वो कहीं ना कहीं जाके शो होती है। जो आपकी क्राइम होता है ना, उनमें से एक 50% फैक्टर तो यही होता है ना कि वो एक आपकी इमोशनल साइड होती है जो नज़र आ रही होती है बाहर। तो बेसिकली उसका रीज़न, मतलब आई डोंट थिंक कि आई एम इन अ पोजीशन कि मैं कोई किसी को गाइड कर सकूँ इस तरीके से, बट आई वुड से कि आई एम ऑफ द व्यू कि भाई ये गवर्नमेंट का एरिया है। ऑब्वियसली NGOs बहुत सारे, मुझे पता है कोविड के टाइम पे भी हुआ था, अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं साइकोलॉजिस्ट जो जाके लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं, ऐसी NGOs है जो काम कर रहे हैं। मेरा आप दोनों से एक सवाल ये भी है कि लोगों से जब आप ये बात करें कि साइकाट्रिस्ट के पास चले जाओ या वो आपको हेल्प करने आता है, तो वो पहला जुमला ही कहते हैं हम पागल हैं क्या? नहीं, लेकिन इस तरह के एक्सेप्टेंस ही नहीं है ना उनको किसी इस तरह का कोई शक नहीं है कि देखिए डिफरेंट चीज़ें ना, एक कोई मेंटल एलिमेंट है जिसकी डायग्नोसिस और वो करना कोई आसान काम नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि एक टेम्पररी टाइम स्ट्रेस है और एक ट्रॉमा की वजह से हुआ है। मेरा तो ख्याल है कि डॉक्टर आफरीदी की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हमें इनसे टिप्स लेनी चाहिए। देखिए इससे हो ये रहा कि कुछ लोग तो प्रोफेशनली ट्रेंड हैं टू प्रोवाइड रिलीफ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम हैव नेवर सीन दैट डेविस्टेशन इन देमसेल्व्स। इस बात पे डॉक्टर साहब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और यहीं से आफरीदी साहब से टिप्स लेंगे और सना से हम एजुकेशन की और आपसे हम और बहुत सारे टिप्स लेंगे। एक छोटा ब्रेक। जी,
हम ब्रेक से वापस आए हैं और ब्रेक्स पे जाने से पहले इंतहाई तकलीफ़ दे बातें कि जी इस सेकेंडरी डिज़ास्टर के साथ किस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो मुंसलिक हैं। अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी मेंटल हेल्थ की, सना भी कुछ मेंटल हेल्थ की बात कर रही थी। जब हम रिहेबिलिटेशंस की बात करते हैं, और रिहेबिलिटेशन सिर्फ फिज़िकल रिहेबिलिटेशन नहीं होगी, मेंटल रिहेबिलिटेशन की भी बात की जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कुछ छोटा सा आपसे जानना चाहती हूँ सरोज लोधी साहब। एक तो हम बात कर रहे थे रिहेबिलिटेशन की, तो मुझे ये बताएं कि जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ हम गवर्नमेंट को देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर को, इनफॉर्मल सेक्टर्स की बात करें, तो क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई एकेडमिया का रोल हो सकता है? मेरा तो ख्याल है कि इसमें न सिर्फ है बल्कि एकेडेमिया ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। अच्छा, देखिए एक बात तो ये कि क्योंकि एकेडेमिया में जवान बच्चों की तादाद बहुत होती है और उनके अंदर एंथुजियाज्म बहुत होता है, तो वॉलंटियरिज्म बहुत होता है। ओके। और जब रिलीव हुआ है तो मेरा ख्याल है कि शायद ही पाकिस्तान का कोई ऐसा तालीमी इदारा होगा कि जहाँ पर लोगों के लिए रिलीफ गुड्स का कलेक्शन ना हुआ हो और उन्हें पहुँचाया ना हो। हर इदारे ने किया और उसमें हायर एजुकेशन कमीशन ने बहुत फाल रोल अदा किया। उन्होंने वाइस चांसलर्स को एंगेज किया, उनको इनकरेज किया, और आज भी वो हमसे हर दूसरे दिन सवाल पूछते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट्स दें, क्या क्या किया। तो एक चीज़ तो ये है चीज़, ये तो थी शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में हायर एजुकेशन कमीशन ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक मेडिकल साइड है, एक एग्रीकल्चर साइड है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर साइड है। और 3 वाइस चांसलर्स को उनका जिम्मेदार बनाया है। और उनका मकसद यही है कि जो एकेडेमिया में जो रिसर्च हुई है या फ्यूचर में जो काम होना है उस पर फोकस करके यूनिवर्सिटीज़ को एंगेज करें। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमेटी है उसको मैं हेड करता हूँ। अच्छा, एकेडेमिया में ये है कि जी काम बहुत होता है। 2010 में जब फ्लड हुए तो उस वक्त हम एक रिसर्च प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुए और हमने बाकायदा लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट्स किए कि फ्लड रेजिस्टेंट हाउसेस कैसे बन सकते हैं और क्या प्रॉपर मटेरियल यूज़ होना चाहिए, और रेन रेजिस्टेंट कैसे बन सकते हैं। दिस वाज डन इन वे बैक इन 2010। वो रिपोर्ट बनी चली गई, जैसे होता है उसके ऊपर बहुत तवज्जो नहीं रही। लेकिन अब जब ये वाक़या हुआ है तो मुझे अंदाज़ा ये होता है कि हम कंपैरेटिवली आगे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रूरल हाउसिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एडोबे, मिट्टी के जो कच्चे घर बनते हैं, हाँ। उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है विद मिनिमल कॉस्ट, सो दैट यू नो डैमेज कम से कम हो। तो इसके अंदर एकेडेमिया का बहुत रोल है। एकेडेमिया का 2 तरह का रोल है, एक है आइडियाज़ और दूसरा है उन आइडियाज़ को थ्रू स्टूडेंट्स इम्प्लीमेंटेशन। दोनों में एक्टिव पार्टिसिपेशन है और आइंदा होगा और होना चाहिए। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो ये वो मसाइल हैं जो दुनिया के मसाइल नहीं है, ये मसाइल हमारे हैं और उसका सोल्यूशन भी हमारे पास से निकले और निकलेगा भी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि रोल होना चाहिए, मैं भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्टेड रहती हूँ। जो हमें एक चीज़ हमें स्टूडेंट को सिखानी है, या हमारे टीचर्स को या हमारे वाइस चांसलर को, तो मैं नहीं कह सकती सिखाना चाहिए, बट जो सिस्टम बनना चाहिए, जो रिसर्च होनी चाहिए, वो नीड बेस्ड डिमांड ड्रिवन होना चाहिए। और अभी तो हम फ्लड देख रहे हैं, मे भी आने वाले वक्तों में जब हम एक्सट्रीम क्लाइमेट की बात करते हैं, ड्राउट आएंगे, और इस साल शायद सर्दी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हर चीज़ शिफ्ट एंड चेंज हो रही है। सितंबर में कभी बारिशें नहीं होती थी, इस दफ़ा हमने बारिशें एक्सपीरियंस की। सितंबर यूज्ड टू बी द हॉटेस्ट मंथ जब के बारिशें हमने एक्सपीरियंस की। तो क्या आप समझते हैं कि जब हम प्लानिंग की बात करें, रिहेबिलिटेशन की बात करें, तो जो एक नहीं सारी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, यूनिवर्सिटीज़, जितने लोग हैं, क्या इस तरह की कोई उनको असाइनमेंट्स देने चाहिए? जी, वही तो मैंने अर्ज़ किया कि ऑलरेडी ये असाइनमेंट देने शुरू कर दिए हैं। और HEC के प्लेटफॉर्म पे एक हमारा एक बहुत नेशनल लेवल पे कंपटीशन कराने का इरादा है कि स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करें और फ्लड रेजिस्टेंट हाउसिंग को बनाएं। एक तो हाउसिंग है, मैं हाउसिंग की जब बात कर रहा हूँ तो मैं 2 कमरे और 1 कमरे के मकानात की बात कर रहा हूँ, मतलब कच्ची मिट्टी के होते हैं। दूसरी चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अगर आप प्रोविंस ऑफ सिंध और बलूचिस्तान का कंपैरिजन करें तो बलूचिस्तान में सिवाय एक आध डिस्ट्रिक्ट के सारे हिली टेरेन है, तो वहाँ पानी की इनंडेशन नहीं होती। वो फ्लैश फ्लड्स हुए और आपने देखा उसने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डैमेज किया, लेकिन पानी खड़ा नहीं है सिवाय इसके कि चंद डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे प्रॉब्लम है।
लेकिन सिंध में तो सारे के सारे Flat है। डिस्ट्रिक्ट तकरीबन सिवाय थरपारकर के, क्योंकि वहाँ सैंडी सॉइल थी, वहाँ बारिश तो बहुत हुई लेकिन रुकी नहीं, तो कंपैरेटिवली कम डैमेज हुआ। मैं ये नहीं कह रहा वहाँ डैमेज नहीं हुआ। तो एक्चुअली तो हमें सबसे पहले तो अच्छा, जब हम हाउसिंग की बात करते हैं तो हाउसिंग तो होती है जेनेरिक। आपने एक घर डिज़ाइन कर लिया, चाहे उसे आप मिट्टी में बनाएं, चाहे आप उसे दादू में बनाएं और चाहे लड़काना में बनाएं, वो सब एक ही जैसे होंगे। लेकिन जो ड्रेनेज है वो तो एरिया स्पेसिफिक है। हाँ। तो उसके लिए पूरा आपको एक मैक्रो लेवल पे स्टडी करने की ज़रूरत है, जिसमें माइक्रो प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाए कि ड्रेनेज के आपने सिस्टम्स बना दिए हैं तो वो ड्रेन होके इवेंचुअली इट हैज़ टू ड्रेन इनटू द सी। तो इट्स अ मैसिव टास्क, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एग्जैक्टली क्योंकि जो सीड है, जो ब्रेन है, चाहे वो थिंकर्स हो, प्लानर्स हो, वो वहीं से निकल के बाहर मैं आते अगर हैं। आपकी इजाज़त हो तो एक मैं छोटा सा क्लेम Sure, कर लूँ। sure. ये मेरा परसेप्शन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। 2020 में बारिश हुई और कराची में बहुत तबाही हुई थी। 2022 में उससे कई गुना ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन मेरा इंप्रेशन है कि तबाही निस्बतन कम हुई है। ये दिस इज़ माई परसेप्शन, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ हो सकता है लोगों का परसेप्शन फ़र्क हो। और उसकी प्राइमरीली वजह ये थी कि 2020 के फ्लड के बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें एनईडी यूनिवर्सिटी को एंगेज किया। हमने जो कराची शहर में बड़े और छोटे नाले थे उनके हाइड्रोलिक डिज़ाइन कराए। फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुख्तलिफ एजेंसीज के थ्रू उसके जो मेजर नाला सिस्टम्स उसको इम्प्रूव किया है। महमूदाबाद नाले को, गुजर नाले को, औरंगी नाले को, दीज आर द 3 मेन ड्रेन्स ऑफ सिटी। और जो लोग वहाँ के रेजिडेंट्स हैं आप उनसे भी पूछ लीजिए, रिलेटिवली इनंडेशन कम हुआ है, सरफेस ड्रेन ऑफ पानी आसानी से हुआ है, हालांकि अभी पूरा काम नहीं हुआ है। हाँ, तो यू नो दिस इज हाउ एकेडेमिया। डॉक्टर साहब सिर्फ मैं ये नहीं कह रही, मैंने जो देखा था ना हमारे एरिया की तरफ भी पूरा फ्लडिंग हो गई थी 2020 में, लेकिन 2022 में कंपैरेटिवली डिस्पाइट द फैक्ट कि बारिशें ज़्यादा हुई हैं। हाँ अच्छा, ये तो हम जिस तरह बात करें, एक तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की। डॉक्टर साहब से मैं ये इसी बात को हम लेते हुए कि डॉक्टर साहब इसी तरह, क्योंकि आप एक डीन भी हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो क्या ऐसा है कि आप अपने यहाँ भी कुछ इस तरह के कोर्सेज के नए यूथ को तैयार करें, एक तो रिलीफ के लिए कि वो लोग जाएं और वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हों। जिस तरह मैंने कहा कि जो मैं एक ही किसी साहब से मिली थी कोस्टारिका का था, तो उन्होंने कहा कि हमें लाशों में हंसना सिखाया था और जोक करना सिखाया था ताकि हम अपने जो हमारी इमोशनल चीज़ें उनको हम किसी तरह कंट्रोल कर सकें और हमें ये नहीं लगे कि हम किसी को रिलीफ। तो क्या ऐसा कोई सिलसिला, कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसी चीज़ें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में है या करना चाहते हैं? जी, मैं वैसे तो हो ही रही हैं, बदकिस्मती से थोड़ा सा हमारे मुल्क में कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे और कुछ सोसाइटी लेवल्स पे तो थोड़ी थोड़ी सी होती हैं। लेकिन चूंकि मैं पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी का इमीडिएट पास प्रेसिडेंट हूँ, मैंने लेटर भी लिखा, बात भी की जो मौजूदा प्रेसिडेंट है। हमने कहा कि हम इसकी रिपरकशन में हमारी ओपीडीओ में मरीज़ ज़्यादा आएंगे और इसके अलावा आउटरीच प्रोग्राम वहाँ कैंपों में भी जाया जाए, वो भी शुरू किया। दूसरा कैनेडा में हमारे स्टूडेंट्स हैं डॉक्टर सहर, उसके साथ मिलके आज आखिरी डेट है, हमने एक प्रोजेक्ट नया शुरू कर रहे हैं कि उसमें हम जो वो हैं रेस्क्यू वर्कर हैं या जो फ्लड के में जाने वाले वो लोग हैं, हाँ। उनको हम ट्रेंड करें कि मिसाल के तौर पर अव्वल तो ये है कि जो वहाँ के मुतासरीन हैं या काम करने वाले हैं कि थोड़ा बहुत परेशान होना, उदास होना, ये एक नॉर्मल चीज़ है, इस पर परेशान वो ना हो। दिस इज नॉर्मल फिनोमेना कि अगर आंसू भी टपके तो कोई बात नहीं है कोई। लेकिन उसके बाद में हम ये कहना चाहेंगे उनसे कि किस तरीके से आप साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड के को मद्देनज़र रखते हुए उनको मैं ट्रेनिंग दें, जो 3 L है कि लुक, लिसन एंड लिंक कर दें उनको। वो तरीका भी हम शुरू कर चुके हैं उसको। और फिर इसके साथ साथ कुछ हम चाहते हैं कि मीडिया पे भी कुछ ऐसे प्रोग्राम किए जाएं, क्योंकि ज़्यादा मसाइल बहुत हैं, वसाइल कम हैं। तो उसमें हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बात की कि एजुकेशन रेट हमारे यहाँ कम है और ख़वानगी की शरह को ठीक करने के लिए मीडिया चैनल्स को, और मैंने इस पर प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखा कि किस तरीके से आप चैनल खोलें और इसमें एक सिविक सेंस का चैनल भी हो, बाकी एजुकेशनल हो, तो ताकि ये जो लोग बैठे हुए हैं इस दौरान में
वो अपनी एजुकेशन को बढ़ाएं। और फिर हम इस पे भी काम कर रहे हैं कि कुछ टिप्स दें लोगों को कि किस तरह से अपनी ज़हनी, जिस्मानी और पेशावराना जो सेहत है, जिसको हम जिस समाजी सेहत है, उसको कैसे उजागर करें। साइकोलॉजिकल के लिए तो हमने बना दिया कि इनफरादी तौर पर बंदा क्या करे जिसमें वो खुशहाल भी हो, आसूदा भी हो, पर बीमारियों से भी मज़ीद बचे कि इसका इम्पेक्ट ना हो। क्योंकि 1 महीने बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बीमारी शुरू होती है, जो कि काफ़ी देर पा होती है। जैसे वियतनाम के वार के लोगों के जहन में अभी भी वो वार के पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हैं कि वो ना हो, एक्यूट स्ट्रेस, ये थोड़े बहुत ये एंग्जाइटी तो हो जाएँ। तो उसके लिए हम कहते हैं सबसे पहले तो जो लोग वहाँ हैं मुतासरीन या इर्द गिर्द, वैसे भी नॉर्मल लोगों को अगर चाहिए कि ज़हनी सेहत का फ़रोग़ हो, तो वो अपनी सफाई, निस्फ़ ईमान, इर्द गिर्द की सफाई करें कि जरासीम न फैलें। और फिर उसके साथ साथ ये है कि अपनी अच्छी तर्ज़ ज़िंदगी के कम से कम वक्त पे सोएं और वक्त पे उठें, वर्जिश करें, इबादत करें, जो इसमें पैसे ख़र्च नहीं होते हैं। और हम कहते हैं कि इज्तिमाई तौर पर बाहमी ताल्लुकात और गुफ्तगू, कम्युनिकेशन को ठीक करें कि जो बैठे हुए हैं वो एक दूसरे को सुनाएं, आपको क्या आता है, मुझे क्या आता है, ताकि वो फारिग ना बैठें। उनको वरना फ्रस्ट्रेशन शुरू होगी, अल्लाह के ख़िलाफ़ जहन में आएगा, दीन के ख़िलाफ़ बातें आएंगी, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बातें आएंगी, और वो इस कदर वो फिर गुस्से में होते हैं कि वो एक दूसरे को तो क्या चढ़ दौड़ते हैं और वो अपनी चीज़ें लेने के लिए। तो ये ज़रूरी है कि हमने इस पर काम शुरू भी किया, लेकिन ये है कि कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, कोऑर्डिनेशन। जहाँ ये बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म की ज़रूरत है, और जो अभी रेफ्यूजी कह दें, इमिग्रेंट कह दें, अर्बन माइग्रेशन की बात कर लें, नकल मकामी की बात है। अच्छा, इन सारी बातों पे हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे और छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और फिर हम अपने मेहमानों के साथ दोबारा आते हैं। जी, हम बात कर रहे थे रिहेबिलिटेशन की और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के इन्वॉल्वमेंट की इन फ्लड रिलीफ और पोस्ट फ्लड कंडीशंस के साथ, और हम वापस उसी बात को कंटिन्यू करते हैं। और आप तीनों से मेरा एक सवाल ये है कि जब ये रिहेबिलिटेशन का शुरू हो गया और कहीं से शुरू हो रहा है, तो क्या ये मुमकिन है कि जो रेफ्यूजीज़ कह रहे हैं या जो माइग्रेट करके लोग आ रहे हैं, इनको क्यों ना ट्रेन किया जाए और इन्हीं को यूज़ किया जाए रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में? सना, आपसे शुरू करते हैं, तो आप इसमें क्या सजेस्ट कर सकती हैं कि ऐसा कौन सा तरीका हो कि इन्हीं लोगों को यूज़ करें और वापस उन्हीं जगहों को आबाद करने की प्लान किया जाए? देखिए, ये जो ट्रेनिंग की है, ऑब्वियसली स्किल्स इनको सिखाने पड़ेंगे, इनको किसी तरीके से इन्वॉल्व करके, ताकि ये जो भी हम बात कर रहे थे ना कि क्राइम्स बढ़ रहे हैं और ऑब्वियसली मेंटल फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, बिकॉज़ आपके पास बहुत सी प्रॉब्लम्स एक साथ खड़ी हो गई हैं। तो उसके लिए जैसे हम भी काम कर रहे हैं और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमसे ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं, ऑन द ग्राउंड जाके बहुत सी ट्रेनिंग्स दे रही हैं। तो मेरा सिर्फ हमेशा एक पॉइंट ही होता है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट भी काम करती है और बहुत सारे लोग काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर भी होता है, लेकिन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होते। एक जो है ना, क्योंकि अगर एक प्लानिंग के साथ सारे काम करेंगे तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाएंगे, बजाय इसके कि हर कोई कहीं डबलिंग ऑफ एफर्ट होगी, कोई ऐसा एरिया होगा कोई नहीं देख सकते। और गवर्नमेंट इज़ इन अ मच बेटर पोजीशन कि उन्हें पता है कि अगर हम इनको रिहेबिलिटेशन में ही घरों की कंस्ट्रक्शन में ही इन्वॉल्व करें, तो दे आर इन अ बेटर पोजीशन के टेल कि वेयर द एफर्ट्स आर नीडेड। तो फिर उस हिसाब से आप उनको इन्वॉल्व। ठीक है, मैं इसी बात पर डॉक्टर साहब आपसे भी सवाल करती हूँ। अच्छा, ये जो लोग हैं इसमें सारे तो बेचारे, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ पढ़े लिखे भी एक आध जमात होंगे और ये उस कम्युनिटी को हमसे बेहतर जानते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इनमें से कुछ लोगों को आप अपने काम के लिए चुन लें, जैसे डिस्पेंसरी के लिए तैयार कर लिया जाए, हॉस्पिटल वेस्ट जो वहाँ पे हो रहा है उसको कलेक्शन के लिए उन्हें तैयार किया जाए, और कुछ जो आपका सब्जेक्ट है कि उनको कुछ रिलीजियस और कुछ मेंटल
कोर्सेज या ट्रेनिंग उनको दी जाए ताकि वो अपने लोगों को अपनी ज़बान में मैसेजेस पहुंचा सके और उनका नहीं, इसी बिल्कुल आपने वजह फरमाया। लेकिन जैसे कि पहले ही बताया कि हम शुरू में ये देखें कि मेडिकल का कंपोनेंट जो है इसको कैसे एड्रेस किया जाए। मसलन हम एक छोटी सी जो पायलट स्टडी करके कि भाई यहाँ स्किन डिजीज़ ज़्यादा हैं तो यहाँ पे कार्डियक प्रॉब्लम क्या है, साइकोलॉजिकल क्या है, और फिर इसकी जो फिज़िकल नीड्स हैं, ये आपने वजह फरमाया क्या ये जो लोग सफ़रर हैं इनमें से ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं या उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से हमारे मुल्क के लोग बड़े कैपेबल हैं, उनको थोड़ी सी ट्यूनिंग दे के, थोड़ी सी ट्रेनिंग दे के, हाँ ये ज़रूरी है कि कुछ रेशो उनका हो, कुछ रेशो जो यहाँ के लोग हैं उनकी ऐसी पार्टियाँ बनाई जाएं कि वहाँ पे जाएं, और वो बड़ा अच्छा होगा क्योंकि जिस इलाके का बंदा है वो लैंग्वेज और कल्चर से वाकफियत होती है। मिसाल के तौर पर अगर इंटीरियर सिंध में जाता हूँ, मुझे तो खैर सिंधी आती है लेकिन ज़्यादातर डॉक्टरों को, कराची वालों को नहीं आती, या इस तरह से अगर बलूचिस्तान में बलूची ज़ुबान का बैरियर होगा तो उस चीज़ को कम करने के लिए और उनको इस तरह से मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान ने अच्छी तरह से कोविड को हैंडल किया, इसी तरह से एक रजिस्ट्री हो कि कितने सफ़र हैं, क्या मसले हैं उनके जो है एग्रीकल्चर के क्या मसले हैं, सेहत के क्या मसले हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या मसले हैं, और उसको किस तरह से टैकल किया जाए, उनमें से कौन से लोग हैं किस जगह पे फिट हो सकते हैं। मसलन कई लोग हैं जो कि सफाई कर सकते हैं, या ये है कि एग्रीकल्चर में तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। अगर थोड़ी सी उनको ट्रेनिंग दी जाए तो मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान की एवरेज गन्ने की पैदावार तकरीबन 370 एक मनफी एकड़ है और ब्राज़ील की 4000 मनफी एकड़ है। इसको ठीक किया जा सकता है। तो उनको थोड़ी सी अगर 2-3 दिन की भी ट्रेनिंग दी जाए तो वो कम से कम अपना जो किसान है उसको अर्निंग मेंबर हो जाएगा और उसका बढ़ सकता है। इसी तरह हेल्थ के हिसाब से भी कि उनको जो है ना सादी ग़िज़ा है और इस तरह से उस पर आमादा किया जाए, और फिर उनके मेडिकल के जो प्रॉब्लम है उसको, कई प्रॉब्लम तो इससे होते हैं कि हम जो है बेतरतीब खाते हैं, वर्जिश नहीं करते, दीन का ख्याल नहीं करते, इमोशनली एक दूसरे हर चीज़ हर सवा होती है। अगर हम के देखें कि पहले के मुकाबले में जो असहाबा कराम के पास शाम के खाने का इंतज़ाम होता था तो परेशान ही नहीं होते थे। अब हर एक के पास अगले 200 साल का खाने का इंतज़ाम है फिर भी परेशान है। तो इस लिहाज से उनकी साइकोलॉजिकल चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे क्योंकि आपको बुलाने का मकसद भी यही है कि आप एक ऐसी प्राइम जगह है जहाँ पे आपकी रीच है हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, ट्रेनिंग्स की। तो अगेन यही सवाल के, और मेरा ख्याल है जितनी कमेटीज़ बनी हैं अगर ये मैंडेटरी कर लें, अगर जैसे ये 50,000 कहती हैं, बट हमें जो दूसरे साहब आए थे उन्होंने कहा कोई 1.5 लाख के करीब है, कोई 2 लाख कहते हैं, बट ये सिलसिला शुरू होगा। बजाय इसके कि हम शहरी परेशान हों कि कोई डकैतियाँ हों और चोरियाँ हों और मुख्तलिफ़ किस्म के वो भी मेंटल ट्रॉमा में, उनको अडॉप्ट कर लें। उनकी जो खैमा बस्तियाँ हैं तो उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि वो जो अपॉर्चुनिस्ट हैं लैंड ग्रेबर्स के, या वो फ़कीर बना रहे हैं या डकैत क्रिएट कर रहे होंगे, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये कमेटीज़ फॉल हो जाए और ये कोशिश करें कि हम उन लोगों को अडॉप्ट कर लेंगे और उनको यूज़ करें, चाहे वो मकान बनाने के लिए हो, एग्रीकल्चर टेक्निक सिखाने के लिए हो, या दूसरी रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है, तो उसमें शायद ये अपॉर्चुनिटी हो जाए कि उनके लोग जहाँ वहाँ से जो उठ के आए वो बेहतर ट्रेन हो जाएंगे, बेहतर अवेयर हो जाएंगे और बेहतर वर्कर हो जाएंगे और बेहतर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हो जाएंगे। क्या कहते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, जो बेसिकली आपकी बात का मतलब मैं समझा हूँ, वो ये है कि उन लोगों को पॉजिटिव एक्टिविटी में एंगेज किया जाए बिफोर दे गेट इनटू ट्रैप्ड इनटू एनी नेगेटिव एक्टिविटी। तो इस पे तो कोई 2 बात नहीं, ऐसी होना चाहिए। लेकिन प्योरली फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंगल में इसका जवाब देता हूँ आपको और देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो अब रिहेबिलिटेशन का काम है और रिकन्स्ट्रक्शन काम है, इसमें 2 कॉम्पोनेंट्स हैं। एक कॉम्पोनेंट है कि जो वहाँ मकान बना के लोगों को ऐसे हो जाए कि जिसमें वो रह सकें। वो तो इस रूरल एनवायरनमेंट में इट हैज़ टू बी ओनर ड्रिवन। वहाँ पे सदियों से लोग अपने मकान खुद बनाते हैं और हमारे पास में एग्जांपल्स मौजूद हैं। कश्मीर के अर्थक्वेक में भी यही हुआ, 2013 में अवरान में अर्थक्वेक हुआ, उसकी रिकन्स्ट्रक्शन में भी मैं इन्वॉल्व था। तो इट हैज़ टू बी ओनर ड्रिवन। ओनर ड्रिवन से मतलब ये है कि हर आदमी अपना घर खुद बनाए, उसकी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस हो और उसको रेगुलेट किया जाए। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों को एंगेज कर सकते हैं वो सर्वे में है। कुछ मकान कंप्लीटली गायब हो गए, कुछ मकान
माइनर डैमेजेस हैं, कुछ में मेजर डैमेजेस हैं। तो उसका पहले तो सर्वे और एक तखमीना लगाना ज़रूरी है कि किसको कितने पैसे की ज़रूरत है। फिर आप उसको 2 किस्तों में, 3 किस्तों में, 4 किस्तों में वो पैसे दें और उसकी मॉनिटर करें कि वो आपकी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन से कर रहा है। उसके करने के लिए रोल आता है तालीमी इदारों का कि हम 2, 4, 10, 20 मॉडल हाउसेस मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में बनाएं, उसकी वीडियोस बनाएं, उसको पेपर पे बनाएं, उसमें लोगों को वहाँ जाके ट्रेन करें कि सही तरीका क्या है और उस सही तरीके से फिर वो लोग खुद बनाएं, गवर्नमेंट उन्हें मॉनिटर करें और ओनर ड्रिवन अप्रोच के साथ करें। ये इसके अलावा कोई मॉडल वर्क नहीं करेगा। मुझे 2 मिनट और दीजिएगा। दूसरी चीज़ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट है, जिसमें ड्रेनेज है, जिसमें कैनाल्स की रिहेबिलिटेशन है, जिसमें रोड एंड ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो काम वो लोग नहीं कर सकते। उसके लिए तो गवर्नमेंट का डायरेक्ट एंगेजमेंट होना ज़रूरी है थ्रू द सेम प्रोसेस के जो भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है गवर्नमेंट का। लेकिन असल चीज़ जो है वो उन लोगों का एंगेजमेंट है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि एवरी डिज़ास्टर हैज़ हिज ओन इकोनॉमी। यस। और अगर वो हम इकोनॉमी सही तरह से क्रिएट करने में कामयाब हो जाएं तो इस जितने लोग हैं उनको बहुत पॉजिटिवली इंगेज किया जा सकता है। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। वी हैव टू हैव अ प्लान, we have to have an implementation mechanism, we have to train people and we have to train them continuously। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म और असातिज़ा आते हैं कि जिनके पास ये एक्सपर्टीज़ मौजूद है। वो आजकल तो यूट्यूब हर एक के पास है ना। अगर वही वीडियोस प्रॉपर कंस्ट्रक्शन की यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाए और वहाँ लोगों को एक्सेस हो जाए तो आई एम श्योर कि ये लोग पॉजिटिवली एंगेज हो जाएंगे। जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ हाउसेस टू बी बिल्ट। मैं आपका सवाल थोड़ा सा जो आप कह रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, ये होना चाहिए। मैं बात उन लोगों की कर रही हूँ जो अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड होकर शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो उनको वापस भेजने का एक सॉफ्ट मैकेनिज्म ये हो सकता है कि उनको यहाँ स्किल ट्रेन किया जाए और उनको वापस वहाँ पे इम्प्लांट किया जाए काम करने के लिए। देखिए दो बातें इसके अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट करे, प्राइवेट सेक्टर करे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस करे। देखिए 2 बातें हैं। अगर जो लोग आए हैं शहरों में, चाहे वो कराची हो, हैदराबाद हो, कोई भी बड़ा शहर हो, तो उसमें से वापस जाने वालों की तादाद निस्बतन कम होगी। लेकिन हर आदमी वापस जाके अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर क्लेम करेगा, चाहे वो यहाँ पे परमानेंटली कोई एक लाइवलीहुड तलाश कर ले, चाहे वो ठेला ही लगा ले, चाहे वो कोई और काम कर ले, लेकिन उसका जो रिश्ता अपनी ज़मीन से है वो तो कभी ख़त्म नहीं होता। तो वो दे हैव टू गो बैक एंड रीबिल्ड, चाहे वो वापस जाएं या ना जाएं। जैसे मैंने पहले शुरू में अर्ज किया कि जो हम लोग हैं, हमारे इतने बड़े दिल होने चाहिए कि जो लोग आए हैं उनको बड़े, और इतनी बड़ी मिसाल हमारे पास मौजूद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, तो हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि वो कराची शहर में रहें, हैदराबाद में रहें, सक्खर में रहें या किसी छोटे गांव में रहें, उनका रिश्ता अपने गांव से कभी ख़त्म नहीं होगा। और उस रिश्ते के लिए उनका वहाँ एंगेजमेंट होना ज़रूरी है, whether they go back or not. That is not at least in my opinion, that's not a question. चलिए सना, क्योंकि हम प्रोग्राम ऑलमोस्ट वाइंड अप हो रहे हैं, तो आप क्विकली ये बताइए कि आपकी कोई 1 मिनट की सजेशन, एक लाइन की अगर कोई देना चाहे। बस एक लाइन की सजेशन ये है कि हमें 2 चीज़ों पे काम करना है, 3 चीज़ों पे काम करना है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट देख रही है, उससे बहुत से इदारे इन्वॉल्व हैं। ये सेकेंडरी जो हम उसकी बात करें ना, प्राइमरी नीड्स तो हम अभी पूरी करने की कोशिश करें। तो दूसरी चीज़ है मेंटल हेल्थ और थर्ड स्किल, ये अभी हम सब ने अग्री कर लिया। तो उसके लिए जहाँ ये मेंटल हेल्थ, आप कोई टिप्स एंड सजेशंस अगर आप देना चाहिए। जो है ना, मेरे जहन में यही था कि थोड़ा बहुत सबको ये पता होना चाहिए कि इन हालात में, इस कदर जो तकलीफदा हालात हैं, जो सफ़रर हैं या दूसरी टीवी पे देखने वाले लोग हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, दोनों को थोड़ा बहुत उदासी, घबराहट, नींद ना आना, ये नॉर्मल फिनोमेना है। हाँ, अलबत्ता अगर ये इस कदर ज़्यादा हो जाए कि हफ्तों महीनों पे चला जाए और फिर जो है उसकी वजह से उसकी कारकर्दगी ख़राब हो जाए, जैसे स्कूल का बच्चा पढ़ने में ख़राब, काम करने वाले की कारकर्दगी, फिर इसमें लोग नफ्सियाती मुआलिजीन से जाते हुए कतराते हैं, ये नहीं करना चाहिए। और वो बड़ा शानदार तरीके से टाइमली डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी। डॉक्टर साहब, एक कोई छोटा मैसेज। जी, मैं तो सिर्फ एक बात पे कहूँगा कि इस वक्त एम्फेसिस लाइवलीहुड रिवाइवल पे होना चाहिए कि लोगों को किसी न किसी तरह ऑल्टरनेट रोज़गार मिल जाए ताकि वो एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी भी गुजार सकें अपने, और साथ में वो कहीं मसरूफ़ हो जाए। अच्छा, बहुत शुक्रिया सना, डॉक्टर साहब आपका, डॉक्टर इकबाल आपका। मेरा ख्याल है हमने
बहुत कोशिश की कि ये जो नकल मकानी का अमल है इसको पॉजिटिवली देखा जाए, और कुछ जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि पॉजिटिव रिवाइवल की तरफ जाया जाए। बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान हमारे जैसे सिस्टम में और जो तरक्की पजीर मुल्क होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। जो कंसर्न है, जो शायद हम बहुत लाउडली नहीं कह सकते, एक जो पोस्ट फ्लड मेरे ख्याल है जो वो आएगा, प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें मेरे ख्याल है एक छोटा प्रॉब्लम या बड़ा प्रॉब्लम ये है कि टेररिज्म बहुत होगा, चोरियों का ख़तरा है, इज़्ज़तें महफूज नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे कि जी जो ख़वातीन पानी में हैं या जो लड़के पानी में हैं, लोग उनके कपड़े गल गए हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन है जो शायद हम घरों में बैठ के महसूस भी नहीं कर सकते। उनकी रिहैबिलिटेशन चाहे वो फ़िज़िकल हो या मेंटल हो, बहुत तकलीफ़ दह अमल है और लॉन्ग टर्म अमल है उसके लिए। और हम सबको कोऑर्डिनेटली कुछ एक ऐसा लाहेअमल तैयार करना चाहिए कि जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, जो हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं और जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि कमेटीज़ बन गई हैं और वो काम कर रही हैं रिहेबिलिटेशन के लिए, तो हम सब मिलजुल के अगर इस पे काम करना चाहें, ऑब्वियसली ये सही कहते हैं कि चाहे उनकी रिहेबिलिटेशन शहरों में हो या देहातों में हो, वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ शहरों का मसला ये है कि अगर उनकी मौजूदगी सेफ़ हो और वो किसी माफिया के हत्थे ना चढ़े तो बहुत अच्छी बात है। हम सब अपने अपने नेबरहुड के लिए परेशान भी हैं और कुछ फ़िक्रमंद भी हैं, और मेरा ख़्याल है कि इसी बात को हम किसी और प्रोग्राम में आगे ज़रूर बढ़ाएंगे कि शहरों के क्या मसले हैं और लोग उसको किस तरह देखते हैं और उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आने का। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।